हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में विषय अर्थशास्त्र चैप्टर 3 मांग, और इसके आगे का पॉइंट हमारा है आज का मांग फलन। कि मांग फलन हम कहते किसे। तो देखिए मांग फलन की डेफिनेशन दी गई कि दो या दो से अधिक परिबल, जैसे जो कीमत होता है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के अलावा जो अन्य परिबल होते हैं, उन परिबलों के बीच कारण और असर के संबंध को क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक परिबलों के बीच कारण और असर के बीच के संबंध को हम मांग फलन कहते हैं। अब इस मांग फलन के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्तिगत वस्तु की जो मांग होती है वो मांग किस पर आधारित होती है, ये मांग फलन पर आधारित होती है। सारे मांग फलन के क्या है, फैक्टर है। इसका गाणितिक सूत्र दिया गया है। मांग फलन का गाणितिक सूत्र है कि dx इज इक्वल टू एफ कोष्टक में px py pe ty u, ये क्या है, मांग फलन का गाणितिक सूत्र है। अब हम देखेंगे कि dx इज इक्वल टू क्या होता है। तो dx बराबर होता है कि डिमांड ऑफ x या x वस्तु की मांग। उसके बाद में ये f है, f बराबर होता है फंक्शनल नेशंस, मतलब कि फलन सूचक संज्ञा। उसके बाद में px है, मतलब कि प्राइस ऑफ x या x वस्तु की कीमत। प्राइस को हम क्या कहते हैं, कीमत। तो प्राइस ऑफ x, और हिंदी में हम कहेंगे x वस्तु की कीमत। अब उसके बाद में py प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब संबंधित वस्तु की कीमत। उसके बाद में है pe एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर्स प्राइसेस, मीन्स कि भविष्य की कीमत संबंधित अटकलें। उसके बाद में t है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, की मतलब ग्राहक की जो रुचि होती है या पसंद की जो होती है उसे हम कहते हैं टी। उसके बाद में y कंज्यूमर्स इनकम या ग्राहक की आय, और लास्ट है अदर फैक्टर्स या अन्य परिबल। तो ये जो मांग फलन का जो ये गाणितिक सूत्र है, ये क्या है कि कीमत के अलावा अन्य परिबल है। ये क्या है, एक्स वस्तु की जो कीमत है, ये कीमत के अलावा ये अन्य परिबल जो है ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और उसके बाद में अगर हम क्या करें, इसको स्थिर मान लें तो क्या होगा, सिर्फ कीमत की वजह से ही मांग में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। अब इसके आगे का हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मांग का नियम, कि मांग का नियम क्या कहता है। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ऐसा कहते हैं कि यदि अन्य परिबल स्थिर हो, अन्य परिबल मतलब क्या, कीमत के अलावा जो अन्य परिबल है, जैसे ग्राहकों की रुचि और पसंदगी है, ग्राहकों की आय है, स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं हैं, भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें हैं और जनसंख्या का प्रमाण, ये सब जो बढ़ता घटता रहता है, इन सभी परिबलों को हमें क्या करना है, स्थिर मान लेना है। ठीक है। यदि अन्य परिबल स्थिर रहे और वस्तु की कीमत घटे, जब वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग में क्या होगा, विस्तार होगा या मांग में वृद्धि होगी। और जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग में क्या होगा, संकुचन होगा, मतलब कि वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ऐसा कौन कहता है, अल्फ्रेड मार्शल। की मांग का नियम प्रस्तुत करते हैं अल्फ्रेड मार्शल कि यदि अन्य परिबल स्थिर हो तो वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग में विस्तार होगा, और वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में क्या होगा, संकुचन होगा। अब ये हमारा नियम है, लेकिन इस नियम के अपोजिट हमारी कुछ धारणाएं होती है या जप्शन होते हैं। तो पहली धारणा है कि ग्राहकों की रुचि और पसंदगी। हमने पहले देखा था कि जब ग्राहकों की रुचि और पसंदगी बदलती है तो इसके अनुसार क्या होता है, वस्तु की कीमत भी बदलती जाती है और लोगों की मांग भी बदलती जाती है। तो इससे हमें क्या कर लेना है, स्थिर मान लेना है। क्या करना है, ये स्थिर मान लेंगे हम इसे। उसके बाद में सेकंड है कि ग्राहकों की आय स्थिर। अब जब ग्राहकों की आय स्थिर हो जाएगी तो क्या ग्राहक मांग करेंगे ज्यादा, नहीं। तो ग्राहकों की आय भी क्या होनी चाहिए, स्थिर मान लेते हैं हम धारणाएं में। थर्ड, स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं जो होती है उसकी कीमत भी स्थिर हो जानी चाहिए, ना ही स्थानापन्न वस्तु की मूल कीमत में वृद्धि होना चाहिए, ना ही पूरक वस्तु की मूल कीमत में वृद्धि होनी चाहिए।
उसके बाद में भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, जैसे भविष्य में लोगों को पता होता है कि भविष्य में इस वस्तु की मांग, भविष्य में इस वस्तु की कीमत बढ़ जाने वाली है, तो लोग क्या करते हैं, मांग को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार की जो कीमत संबंधी अटकलें होती है वो भी क्या होनी चाहिए, स्थिर हो जानी चाहिए। उसके बाद में जनसंख्या का प्रमाण स्थिर, कि मान लो इन फ्यूचर में अगर जनसंख्या का प्रमाण बढ़ रहा है, तो अगर जनसंख्या का प्रमाण बढ़ा तो लोग क्या करेंगे, जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, मांग में वृद्धि करेगी। तो मांग में वृद्धि ना हो उसके लिए क्या करना है, जनसंख्या का प्रमाण भी स्थिर कर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे मांग की अनुसूची। तो मांग की अनुसूची का यहाँ तालिका दिया गया है। दूध की कीमत रुपए में दी गई है। दूध की कीमत है 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए। और उसके बाद में बाजू में दिया है दूध की मांग लीटर में, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। तो ये तालिका देख करके हम ये कह सकते हैं कि जब दूध की कीमत रुपए 50 थी तब दूध की मांग 1 लीटर थी। फिर जब दूध की कीमत घट करके 40 हुई तब दूध की मांग 2 लीटर हुआ। मतलब कि जो मांग का नियम है, मांग के नियम के अकॉर्डिंग जब प्राइस घट रही है तब मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए दूध की कीमत 50 से 40, 30, 20, 10, दूध की कीमत घटी तो दूध की मांग कैसी हो रही, लीटर में बढ़ रही है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, इस तरह से दूध की मांग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी तालिका को या इसी अनुसूची को हम यहाँ आकृति में बनाएंगे। देखिए ओ वाई अक्ष पर क्या है, दूध की कीमत रुपए में दर्शाया गया है। देखिए दूध की कीमत रुपए में वाई अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, दूध की मांग लीटर में। अब ये हमने दर्शा दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि दूध की कीमत 50 रुपए है, तब दूध की मांग कितनी थी, 1 लीटर। तो देखिए यहाँ पे हमने 10-10 का गैप लिया है। दूध की कीमत कितनी है, 50 रुपए। ये रहा, जब दूध की कीमत 50 रुपए थी तो दूध की मांग कितनी थी, 1 लीटर। ये रहा, देखिए यहाँ पे 1 लीटर है और दूध की कीमत 50। तो इसके यहाँ से लेकर के यहाँ सीधे हम क्या करेंगे, एक डॉट करेंगे और उसे हम ए देंगे। उसके बाद में दूध की कीमत 50 से घट करके 40 हुई। ये रहा, देखिए दूध की कीमत 50 से घट करके 40 हुई, तब दूध की मांग लीटर में कितनी हुई, 2 हुई। तो 2 और 40 के सीधे में हमें क्या करना है, एक डॉट करना है और उसे हमें क्या करना है, बी देना है। उसके बाद में दूध की कीमत घट करके 30 हुई। यहाँ पे दूध की कीमत घट के 30 हुई तो दूध की मांग बढ़ के कितना हुआ, 3। तो इस तरह से हमें क्या करना है, 30 और 3 को जोड़ता हुआ एक बिंदु तैयार करना है, उसे हमें देना है सी। उसके बाद में फिर वापस दूध की कीमत घट करके 20 हुई, तो हमने यहाँ देखो 20, और उसके बाद में दूध की मांग कितनी हुई, 4। तो 20 और 4 को जोड़ते हुए हमें क्या करना है, डॉट तैयार करना है, इसे हम देंगे डी। उसके बाद में लास्ट में जब दूध की कीमत घट करके 10 रुपए हो जाती है तब दूध की मांग बढ़ के कितनी हो जाती है, 5। मतलब कि दूध की मांग कितनी होगी, 5 लीटर होगी। कब, जब दूध की कीमत होगी 10 रुपए। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ए बी सी डी ई, इस तरह से जोड़ता हुआ हमें एक बिंदु तैयार, एक रेखा तैयार करना है और इस रेखा को हम कहते हैं मांग रेखा। तो इस अनुसूची और इस आकृति को देख करके हम कह सकते हैं कि मांग का नियम, जब हम कहते हैं कि जब कीमत घटती है तब मांग क्या होता है, बढ़ता है, और जब कीमत बढ़ती है तब क्या होता है, मांग घटता है। तो अब हम पूरी आकृति को समझने के बाद में अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो विश्लेषण हम कह सकते हैं कि दूध की कीमत या किसी भी वस्तु की कीमत जब घटती है तब मांग क्या होती है, बढ़ती है। और जब दूध की कीमत मान लो कि 10 से 20, 30, 40, 50 इस तरह से बढ़ेगी तो दूध की मांग क्या होगी, घट जाएगी, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह के मांग के विश्लेषण को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला आय असर और दूसरा स्थानापन्न असर। आय असर कैसे होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जब कोई व्यक्ति जब दूध की खरीदने जाता है, दूध की मांग करता है, तो जब दूध की कीमत 50 रुपए होती है तब वो कितना खरीदने की तैयारी दर्शाता है, 1 लीटर ही खरीदने की तैयारी दर्शाता है। क्यों? क्योंकि दूध की कीमत क्या है, 50 रुपए। दूध महंगा है तो वो अपने आय के अनुसार क्या करता है, दूध को सिर्फ 1 लीटर ही खरीदता है, उसकी मांग सिर्फ 1 लीटर ही होती है। लेकिन जिस तरह से जब दूध की कीमत घटती जाती है तब क्या होता है, उसके पास जो आय होता है वो आय बचता है। क्यों? पहले वो 50 रुपए में 1 लीटर खरीद लेता था, फिर धीमे धीमे वो क्या हुआ, 40 रुपए में 2 लीटर खरीदने लगा। 30 रुपए मतलब दूध की कीमत जब 30 रुपए हुई तो वो क्या कर रहा है, 3 लीटर खरीद ले रहा है। इस तरह से उसका आय का असर हमें देखने को मिलता है। दूध की कीमत जब घटती है तब दूध की मांग में उसके आय का असर देखने को मिलता है। और सेकंड स्थानापन्न असर। स्थानापन्न असर में होता है कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मूल वस्तु और स्थानापन्न वस्तु। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जीन्स पैंट का और फॉर्मल पैंट का, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो फॉर्मल पैंट है, ये जो सादा पैंट है, ये क्या है, मूल वस्तु है, ठीक है।
और जो स्थानापन्न वस्तु है ये जींस पैंट है। अब अगर मूल वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी तो भले ही स्थानापन्न वस्तु में कमी हो या ना हो, लेकिन वो क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। अगर मूल वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तो क्या करेगा, वो स्थानापन्न वस्तु को नहीं खरीदेगा, क्या करेगा, मूल वस्तु को ही खरीदेगा। क्योंकि मूल वस्तु में क्या है, उसे मान लीजिए मूल वस्तु जो फॉर्मल पैंट है उसे अच्छी लग रही है पहनने में, वो उसकी मांग ज्यादा करता है। वो कब इसकी मांग को घटा देगा, जब इसके कंपैरिजन में ये जो जीन्स का पैंट होगा, जीन्स पैंट की अगर कीमत घट रही है तब वो क्या करेगा, दोनों के साथ कंपैरिजन करेगा। अब कंपैरिजन करने के बाद में वो क्या करेगा कि जीन्स की पैंट क्या है, सस्ती है, तो हो सकता है वो जीन्स की पैंट खरीद ले और जो मूल वस्तु है, जो फॉर्मल पैंट है या सादा पैंट है, उसकी मांग ना करे। लेकिन जब मूल वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, मूल वस्तु को ही, मतलब कि जो सादा पैंट उस सादे पैंट को ही खरीदेगा। अब हम ये आय के असर में देखते हैं कि जिस तरह से हमने देखा कि किसी भी वस्तु की कीमत अगर घटती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये आय असर एक होता है नकारात्मक चीजों में भी होता है, या नकारात्मक असर भी हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेपलर पिन होता है, तो हम स्टेपलर करते हैं ना, पेज को पिन करते हैं, तो अगर वो स्टेपलर पिन की कीमत में भले कितनी भी कमी आ जाए, लेकिन ग्राहक क्या करते हैं, उसकी मांग में वृद्धि नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो सस्ती है, ऑलरेडी 10 रुपए या 5 रुपए में मिलती है, उसका लोग ज्यादा प्रमाण में स्टोर करेंगे नहीं। जैसे मैच बॉक्स हो गया, माचिस का डब्बा हो गया या डिब्बी हो गई, तो इस प्रकार की वस्तु में कितनी भी अगर कीमत में कमी हो भी जा रही है तो भी लोग क्या करेंगे, उसके मांग में वृद्धि करेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए कि अनाज होता है, तो अनाज की जो सस्ती क्वालिटी की अनाज होती है या एकदम निम्न क्वालिटी की अनाज होते हैं, उस अनाज की कीमत में कितनी भी कमी आ जाएगी, लेकिन ग्राहक क्या करेंगे, वो जिस क्वालिटी की वस्तु को खरीदते हैं अनाज में, वही अनाज खरीदेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, सस्ती क्वालिटी के अनाज की मांग में वृद्धि नहीं करेंगे। तो बस, धन्यवाद।